हेलो स्टूडेंट्स, 11th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा या स्थिति कैसी थी। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक अपना शासन किया और भारत को अपना एक उपनिवेश बना रखा था। तो स्वतंत्रता की ठीक पूर्व स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थी, ये अध्ययन करने से पहले हम यह जान लें कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था हम किसको कहते हैं? देखिए, कोई भी तकनीकी ढांचा या यंत्र जहां पर हम अपनी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व से संबंधित कार्यों का संपादन करते हैं, उसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या हुई? जहां पर हम अपनी विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संपादित करते हैं, या हम यूं कह सकते हैं जहां पर विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का हम संपादन करते हैं, उसको हम कहेंगे, उस स्थान को या उस समस्त एरिया को या समस्त क्षेत्र को अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तकनीकी ढांचा व यंत्र है जहां पर उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व से संबंधित विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। चूंकि हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार से संपादित की जाती है, इन आर्थिक क्रियाओं का स्तर क्या रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं रही, ये हमारे पहले वाले पाठ की विषय वस्तु रहेगी। अर्थव्यवस्था क्या है, इसको हमने समझ लिया। अब किसी भी अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, आर्थिक गतिविधियों के कितने क्षेत्र होते हैं, या हम आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक गतिविधियों या आर्थिक संरचना के क्षेत्र, आर्थिक संरचना के क्षेत्र 3 क्षेत्रों में बांटते हैं हम किसी भी अर्थव्यवस्था को। देखिए, 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है किसी भी अर्थव्यवस्था को। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें आते हैं कृषि, पशुपालन, वन और मत्स्य व्यवसाय। कृषि, पशुपालन, वन और मत्स्य व्यवसाय को हम प्राथमिक क्षेत्र में गिनते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं विभिन्न उद्योग धंधे और खनन व्यवसाय। उद्योग व खनन। तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरे वाले क्षेत्र के अंदर हम बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार इत्यादि से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं उनको शामिल करते हैं। तो तीसरे वाले क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं, तृतीय क्षेत्र, इसमें सारी सेवाएं आ जाएगी। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आएगी कृषि, पशुपालन, वन और मत्स्य व्यवसाय से संबंधित गतिविधियां। द्वितीय क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, विनिर्माण कार्यों को और बिजली, ऊर्जा शक्ति आदि को भी हम द्वितीय क्षेत्र में ही गिनेंगे। तृतीय क्षेत्र के अंदर बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार इत्यादि से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर इन विभिन्न गतिविधियों की भारत में क्या स्थिति थी, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट पहले आप सभी को पता है अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। उससे पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ की जो आर्थिक गतिविधियां थी विश्व विख्यात थी। यहाँ के बने सूती, रेशमी जो वस्त्र थे वो विदेशों में जाते थे और काफी मात्रा में हमारे पास विदेशी मुद्राएं अर्जन होती थी। यानी अंग्रेजों के आने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था काफी उन्नत स्थिति में थी और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक जब भारत पर शासन किया तो भारत को उन्होंने एकमात्र अपना उपनिवेश बना डाला और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को ऐसा कर दिया कि भारत कच्चे माल का तो आयातक और तैयार माल का निर्यातक देश बन गया।
उन्होंने अपने शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से बनाए रखा कि रोजगार प्राप्त करने में ब्रिटेन के लोगों को फायदा रहे और भारतीय लोग केवल अपने यहाँ से कच्चे माल को ब्रिटेन तक पहुंचाते रहे और वहां से तैयार माल को वे प्राप्त करते रहे। तो कच्चे माल की जो कीमत होगी वो तो कम होगी, लेकिन तैयार माल की कीमत अधिक होने के कारण भारत का अधिकांश रुपया, पैसा और मुद्राएं थी वो ब्रिटेन में जाने लगी और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई। मतलब सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो भारत देश था वो आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह झकझोर दिया गया। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी उसको हम विभिन्न विशेषताओं के आधार पर पढ़ेंगे कि क्या क्या विशेषताएं उसकी देखी जा सकती है। जब भारत देश स्वतंत्रता प्राप्त की या भारत जब ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रवृत्तियां हमें दिखाई दी, उसको यदि हम विशेषताओं के आधार पर सूचित करें तो सबसे पहली विशेषता हम देख सकते हैं, सबसे पहली विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी? उपनिवेशी अर्थव्यवस्था। उपनिवेशी अर्थव्यवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेश मात्र था। भारत पर ब्रिटेन ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अर्थव्यवस्था का संचालन करना, उसके संबंध में निर्णय लेना, ये सब किसके हाथ में थे? अंग्रेजों के हाथ में थे, जिसके कारण भारतीय लोगों को या यहाँ पर कार्य करने वाले जो उद्योगपति थे, यहाँ पर काम करने वाले जो आर्थिक कर्मी थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे कि वे अपने उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि से संबंधित निर्णय ले सके। तो इस संबंध में समस्त निर्णय लेने का अधिकार ब्रिटिश सत्ता को होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले के कौन सी अर्थव्यवस्था के साथ सूचित किया जाता था? उपनिवेशी अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश मात्र था। तो उपनिवेश होने के कारण कच्चे माल और कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद थे वे ब्रिटेन को निर्यात कर दिए जाते थे और ब्रिटेन के उद्योगों में जो माल निर्मित होता था वह भारत के बाजारों में उस समय बेचा जाता था। तो कहा जा सकता है कि ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारतीय आर्थिक संपदा का जमकर शोषण किया गया और एक उपनिवेश होने के नाते भारतीय अर्थव्यवस्था पतन के गर्त में डूबती चली गई। दूसरा हम कह सकते हैं अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी विशेषता इसकी अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने अपने राज्य का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हमारे यहाँ पर अनेक जमींदारों और जागीरदारों को जन्म दे दिया। उन्होंने सामंतवाद को बढ़ावा दिया, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा जमींदारों और जागीरदारों के हाथ में आ गया और वे क्या करते थे? बिचौलिए और मध्यस्थों की भांति कार्य करते थे। वे भारतीय किसानों का शोषण करते थे, कृषि से संबंधित उत्पाद जो किसानों से कम मूल्य पर खरीद लिया करते थे और ब्रिटेन के लोगों को उनसे अधिक कीमत पर बेचते थे, जिसके कारण किसानों और अन्य जो उद्योगपति थे उनके कच्चे माल का जो कम मूल्य चुकाया जाता था, जिसके कारण उनका जमकर शोषण होता था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को उस समय कैसा माना गया? अर्ध सामंतवादी व्यवस्था। और इस अर्ध सामंतवादी व्यवस्था को जन्म देने का श्रेय हम मानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त की नीति को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त की नीति के परिणाम स्वरूप ही जमींदारों और जागीरदारों को बढ़ावा मिला और इन जमींदारों और जागीरदारों ने बिचौलियों की भांति कार्य करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करने का कार्य किया। तीसरी विशेषता यदि हम देखें स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो वो रही पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। पिछड़ी अर्थव्यवस्था। ऊपरी दो विशेषताओं के आधार पर यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर दृष्टि डालें तो भारत चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था, फिर यहाँ पर जमींदारों और जागीरदारों का बोलबाला हो गया, तो ऐसी स्थिति में
भारतीय अर्थव्यवस्था का निरंतर शोषण होने लगा। और जब अर्थव्यवस्था का लगातार शोषण होता जा रहा है, जिसके अंदर निर्धनता को बढ़ावा मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कैसी मानी जाएगी? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो कृषि उत्पादन का स्तर कम होने के कारण फिर उत्पादकता का जो स्तर तो नीचा था ही, तकनीकी दृष्टि से भी हम उन्नत नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर घटिया माल उत्पादित होता था। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो कारीगर कुटीर उद्योग चलाते थे, हस्तकलाओं से संबंधित उद्योग थे, उनमें लागत अधिक आती थी और उत्पादन का स्तर नीचा रहता था। यातायात, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि की जो सुविधाएं थी वो न के बराबर थी। हालांकि ब्रिटिश शासनकाल में बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार इन सुविधाओं का भारत देश में विकास तो किया गया, लेकिन ये उन्हीं स्थानों पर विकसित की गई जहां से ब्रिटेन तक भारत का कच्चा माल लाने ले जाने में सुविधा रहती थी। या हम यूं कह सकते हैं कि भारत से कच्चा माल ब्रिटेन तक पहुंचाया जा सके और वहां से तैयार माल वापस भारत तक आ सके। उन्होंने केवल उन्हीं क्षेत्रों में इन सुविधाओं का विकास किया। तो आधारभूत आधारित संरचना की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी रही? पिछड़ी हुई रही। यहाँ की लोगों का आय का स्तर नीचा होने के कारण उनकी बचत का स्तर भी नीचा था, और जब बचत और विनियोग पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाते तो पूंजी निर्माण की दरें भी कम रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब कृषि उत्पादन का स्तर नीचा है, उत्पादन की घटिया टेक्नोलॉजी है, आधारभूत आधारित संरचना का स्तर निम्न बना हुआ है, पूंजी निर्माण की दर में कमी देखी जा सकती है, तो इस आधार पर हम क्या मान सकते हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में गिनी जाती थी। फिर गतिहीन अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर विकास की कोई गति दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने 200 वर्षों तक भारत में शासन करने के बावजूद भी यहाँ पर उत्पादन का स्तर बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य प्रधानता कृषि की थी, और कृषि किस पर डिपेंड थी? मानसून पर। सिंचाई सुविधाओं का अभाव था। मानसून यदि समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं आता था तो भारतीय कृषि व्यवस्था चौपट हो जाती थी, और 85% जनसंख्या जो समय कृषि क्षेत्र में नियोजित थी, या हम यूं कह सकते हैं कि जिन लोगों को कृषि क्षेत्र से ही अधिकांश रूप में रोजगार मिला हुआ था, उनका रोजगार ठप हो जाता था और उनके पास आय अर्जन करने के और कोई अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन स्थिति में थी, क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधों का अभाव था। लघु और कुटीर उद्योग धंधों का इतना चलन नहीं था, उनमें उत्पादन करने की लागत अधिक आती थी। तो उद्योग धंधों का स्तर जब नीचा है, अधिकांश जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है, और कृषि जब मानसून पर डिपेंड कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसा मान सकते हैं? गतिहीन स्थिति में, जिसमें केवल गति तभी आ सकती थी कि जब यहाँ पर मानसून पर्याप्त मात्रा में आए और कृषि से संबंधित जितने भी फसलें हैं वो उन्नति की ओर जाए। लेकिन मानसून पर निर्भर होने के कारण हर तीसरे और चौथे वर्ष जो सूखा और अकाल आता था, उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पतन के गर्त में चलती गई, क्योंकि जब लोगों का आय का स्तर घट गया तो प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी घट गया, और कृषि और उद्योग धंधों का उतना विकास नहीं हो पाया जितना वास्तव में होना चाहिए था। तृतीय क्षेत्र की दृष्टि से भी हम अधिक उन्नति की ओर नहीं जा सके थे। इसके अलावा भूमि पर काश्तकारों को खुद का मालिकाना हक उस समय नहीं था, तो काश्तकारी सुधार भी पर्याप्त मात्रा में लागू नहीं हो सके। तो हम कह सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति की जो पूर्व संध्या थी, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह गतिहीन स्थिति में बनी हुई थी, जिसमें विकास की कोई संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद हम कह सकते हैं घिसी हुई अर्थव्यवस्था, पांचवा घिसी अर्थव्यवस्था, घिसी अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में उस समय आर्थिक संकट तो थे। हम कह रहे हैं कि कृषि पर डिपेंड थी अधिकांश जनसंख्या, उद्योग धंधे प्रचुर मात्रा में नहीं थे, आधारभूत आधारित संरचनाओं का अभाव था। इन सबसे साबित हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। लेकिन घिसी हुई अर्थव्यवस्था हम क्यों कह सकते हैं? कि कोई भी चीज घिसी हुई यानी उसे पूरी तरह से घिसा दिया गया था। कोई भी चीज ज्यादा घिस जाती है तो अधिक काम हम उससे ले सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता,
क्योंकि उसके अधिकांश उपकरण खराब हो चुके होते हैं। तो ब्रिटिश उपनिवेश होने के नाते भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसा बना दिया गया, पूरी तरह घिसा हुआ, क्योंकि समय समय पर हमें अपने अनेक पड़ोसी राष्ट्रों के साथ युद्ध का सामना करना पड़ता था और उन युद्धों का सामना करने में भारत के बहुत अधिक संसाधन तो खर्च हो जाते थे और कृषि और उद्योग धंधों का विकास करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जब धनराशि नहीं बच पाती थी तो हम कह सकते हैं कि उस घिसी हुई अर्थव्यवस्था को पुनः काम पर लाने के लिए और उसे पुनः काम पर लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में न तो कोई प्राकृतिक संसाधन ही थे और न ही किसी प्रकार के मानवीय संसाधन उपलब्ध थे। तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को घिसी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में संबोधित किया गया। विच्छेदित अर्थव्यवस्था, छठी विशेषता यदि हम इसकी देखें तो विच्छेदित अर्थव्यवस्था थी भारतीय अर्थव्यवस्था। विच्छेदित अर्थव्यवस्था, विच्छेदित अर्थव्यवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश तो भारत था ही, लेकिन अंग्रेजों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विभाजन कर दिया। उन्होंने भारत को भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में विभक्त कर दिया। तो अर्थव्यवस्थाएं भी दो रूपों में परिवर्तित हो गई, एक भारत की अर्थव्यवस्था और दूसरा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। तो जो देश पहले एकजुट था, जहां की अर्थव्यवस्था एक थी, स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर उसका दो भागों में विभाजन हो जाने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसा माना गया, विच्छेदित अर्थव्यवस्था के रूप में गिना गया, जहां पर उद्योग धंधों और कच्चे माल सबका बंटवारा हो चुका था, खाद्यान्नों की कमी थी, कुशल श्रमिकों का अभाव था, विभिन्न वस्तुओं के जो बाजार थे पूरी तरह संकुचित हो गए थे क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का विभाजन हो चुका था। तो इस विच्छेदित अर्थव्यवस्था के कारण भी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अनेक प्रकार के संकट उपस्थित हो गए। नेक्स्ट विशेषता हम इसकी देखें तो निर्भर अर्थव्यवस्था कह सकते हैं हम। निर्भर अर्थव्यवस्था, निर्भर अर्थव्यवस्था जो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होता है उसको हम कहते हैं स्वावलंबी। और हर व्यक्ति और हर अर्थव्यवस्था के लिए स्वावलंबन आवश्यक होता है। यदि हम जब तक दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तब तक हम उन्नति की राह पर नहीं जा पाते, या हम कह सकते हैं कि हम विकास की दौड़ में पीछे हो जाएंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में थी, क्योंकि हमारी यदि कृषि स्थिति को देखें तो कृषि किस पर डिपेंड थी, मानसून पर निर्भर थी। भारतीय किसानों की दुर्दशा थी क्योंकि उन्हें भूमि का मालिकाना हक नहीं था, वे सामंतों, जमींदारों, जागीरदारों के ऊपर निर्भर होने लगे थे। इसके अलावा जब भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक देश था तो अधिकांश साधन सुविधाओं के लिए हमें विदेशी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। तो भारत की जो अधिकांश मुद्रा थी अपने आयातों का खर्चा पूरा करने के लिए उस विदेशी मुद्रा का प्रयोग कर डालती थी। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक निर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में हमारे सामने आई स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर। तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश जो 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी को जिसने भोगा, और जब 1947 की पूर्व संध्या थी, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसकी पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं उभर कर सामने आई उसमें सबसे पहले थी उपनिवेशी अर्थव्यवस्था, अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक दृष्टि से गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था निर्भर और घिसी हुई रूप में थी, और साथ ही हमें विच्छेदित अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या रही। यदि आपको कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।